हे एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हम देखने जाएंगे जिसका नाम है नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और आज के संदर्भ में तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए। सबसे पहले आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक आदमी, एक नेता जिसको 1930s में पूजा जाता था जर्मनी में, उसको हीरो की तरह देखा जाता था जर्मनी में। उस समय की जर्मन सोसाइटी के अधिकतर लोग उसको हीरो की तरह पूछते थे, भगवान की तरह पूछते थे। आज उसी जर्मनी में वहाँ का एक भी बच्चे का नाम उस नेता के नाम के ऊपर नहीं है। इनफैक्ट कोई भी आदमी आज जर्मनी में, उस नेता का नाम है हिटलर, और आज कोई भी आदमी जर्मनी में हिटलर के नाम पे अपने बेटे या बेटी का नाम नहीं रखता है। इनफैक्ट जर्मनी में ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया में। तो जो आदमी भगवान की तरह पूजा जाता था, खुद जर्मनी में कई लोग उसकी बातों में आए और उसने शासन किया। ऐसा क्या हुआ? ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ और भयंकर, मानो इतिहास के डार्केस्ट चैप्टर, वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये चैप्टर में आपको पढ़ना है। वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर। देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, जर्मनी के लोग कैसे उसकी बातों में आए और क्या अच्छा क्या बुरा, सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले ये एनसीईआरटी की कहानी स्टार्ट होती है, ये चैप्टर हेलमुथ नामक एक 11 साल के बच्चे से। और वो एक दिन 1945 का समय है। कैसे फिल्मों में फ्लैशबैक से शुरू होता है स्टोरी, कि सबसे बाद में जो हुआ है उसको पहले दिखा देता है ताकि ऑडियंस जो है चिपकी रहे स्क्रीन से। समझ में आ रहा है? ऑडियंस स्क्रीन से चिपकी रहे ताकि उसको, तभी जब तक वो लास्ट तक नहीं देखेगी तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि शुरू में जो सीन दिखाया गया था वो क्या था। तो उसी तरह एनसीईआरटी में पहला सीन है एक कि हेलमुथ नाम का एक लड़का, 1945 का समय है जब सब कुछ तहस नहस हो चुका है, वर्ल्ड वार वन खत्म, वर्ल्ड वार टू खत्म हो चुका है। तब का जर्मनी का एक सीन है, नाटक नहीं है, सही में ऐसा हुआ है। तो वो सुन रहा है अपने माता पिता को एक साथ बात करते हुए कि हमें क्या करना चाहिए, से एलाइज आएंगे और वो हमसे बदला लेंगे, सो क्या हमें अपनी पूरी फैमिली को सुसाइड कर लेना चाहिए। तो अगले दिन उसके पिता हेलमुथ के ले जाते हैं उसको बाहर और वहाँ खूब अच्छे पल बिताते हैं। और फिर बाद में हेलमुथ के पिता खुद को गोली मार लेते हैं ऑफिस में। और उनकी जो शर्ट थी खून से रंगी हुई, वो शर्ट अपने घर के फायर प्लेस में ही जलाया गया। सोचो, अपने घर के फायर प्लेस में ही वो शर्ट जलाया गया। और ये बात से हेलमुथ इतना वो शौक हुआ कि वो अगले 9 साल तक वो घर में खाना नहीं खाया। इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना ही नहीं खाया, भाई वो घर में नहीं खाया है, बाहर खाया है। हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ रहता हो या कभी छुट्टी में घर भी आता हो, तो वो घर में नहीं खाता, वो बाहरी होटल या कुछ में कहीं जगह खाता हो, लेकिन घर में नहीं, क्योंकि उसको डर था कि उसकी माँ भी उसको जहर दे के मार देगी। क्यों हेलमुथ के पिता ने क्यों आत्महत्या की, ये सारा चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी बारे में है। कौन थे हेलमुथ के पिता? तो हेलमुथ के पिता नाजी पार्टी से संबंधित थे। नाजी पार्टी हिटलर की पार्टी थी, ठीक है। उन्होंने क्या गुनाह किए थे? उनको किस बात का डर था? उन्हें क्यों लगता था कि एलाइज जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो सेना आएगी या यहाँ लोग आएंगे तो उनको सजा मिलेगी? ऐसा क्या गुनाह किया था हेलमुथ के पिता ने? ये सारा चैप्टर इस बारे में है। एक बात और, हिस्ट्री में पूरी दुनिया के इतिहास में जब भी एक तरफ सर्वाइवल का बात हुआ है, सर्वाइवल यानी कि अगर जिंदा रहने की बात है, रोटी कपड़ा मकान एक तरफ है, ठीक है, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप या ऑटोक्रेसी है, पता है आम लोगों ने हमेशा सर्वाइवल को चुना है। आम लोग को बस केवल इस बात से फर्क पड़ता है, या कई बुद्धिजीवी को भी, कि रोटी कपड़ा मकान मिले और थोड़ा बहुत रोजगार से पैसा मिले। ऑफ कोर्स कई लोग इसीलिए भी तो होते हैं, लोगों को लगता है कि ऐसे करे ज़िंदगी कट जाए, बेटी की शादी हो जाए, ज़मीन। ऑफ कोर्स ये अधिकतर का होता भी है। वो ये अगर किसी डिक्टेटरशिप में, अगर कोई देश में डिक्टेटरशिप है और ये सब मिल रहा है तो लोगों को शायद फ़र्क नहीं पड़ता। जर्मनी में आप देखोगे कि लोगों ने सर्वाइवल को चुना, और ये सही भी है। अगर कोई मरता क्या न करता, सही बात है, लेकिन इसका भुगतान जर्मन की सोसाइटी को बहुत ही भयंकर तरीके से करना पड़ा, ठीक है। आप इसको देखोगे, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान चुना। हिटलर ने प्रॉमिस किया था कि हम सब चीज़ देंगे, रोटी कपड़ा मकान, एम्प्लॉयमेंट देंगे, हर चीज़, और काफ़ी सारे काम उसने किए भी इकोनॉमिक फ्रंट में। आज जो आप BMW गाड़ी, ऑडी की गाड़ियाँ, जर्मनी की ब्रांड है ये सब, फॉक्सवैगन,
ये सब जर्मनी की ब्रांड की गाड़ियाँ, और आपको पता है कार में जर्मनी का कोई तोड़ नहीं है, और ये सब फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ये सब जर्मन की है गाड़ियाँ हैं। और ये कंपनी की जो स्थापना हुई थी, जब फाउंडेशन हुआ था ना, ये सब ये उसी समय हुआ था जब हिटलर पावर में आया था। कई सारे अच्छे काम हुए, बड़े बड़े रोड्स बने, और आज जर्मनी का जो सुपर हाईवे है, जो जिसमें आप कितना भी कोई स्पीड लिमिट नहीं है उस हाईवे में, और उसमें उसका नाम भूल रहा हूँ, वो उसी समय बनाया गया था। ठीक है, तो कई सारे काम हुए, लेकिन उसका जो हाइपर नेशनलिज्म था, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, कि देश के सामने कुछ नहीं, कोई भी हिटलर के खिलाफ थोड़ा भी कुछ बोलता था कि भाई तुम यहाँ कुछ गलत कर रहे हो, हिटलर बोलता था कि भाई देखो ये देश के खिलाफ बोल रहा है, मतलब हिटलर को क्रिटिसाइज करना देश को क्रिटिसाइज करने जैसा हो गया। आप समझ रहे हो? तो इस तरह से वो किसी की सुनता ही नहीं था। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स के मामले में उसने जिस सलाहकार को नियुक्त किया था, आगे हम देखेंगे, उसकी भी बात वो बाद में नहीं सुनता है हिटलर। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि चीज़ें कहाँ गड़बड़ हुई। उसने कई काम किया, ऐसा नहीं था, लेकिन उसने जो बुरे काम किए वो काफ़ी भयंकर हैं। क्या बुरे काम थे? लगभग 60 लाख जीविस को मरवाया, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक, 70,000 खुद जर्मनी के नागरिक, ऐसे नागरिक जिनको मेंटली या फिजिकली विकलांग थे, उनको मारा गया। और इसके अलावे इन्यूमेरेबल अनगिनत पॉलिटिकल अपोनेंट, जो उसके अपोनेंट थे, जैसे यहाँ कांग्रेस बीजेपी हमारे देश में है, तो बीजेपी के लिए पॉलिटिकल अपोनेंट कौन हो गया? कांग्रेस। कांग्रेस के लिए पॉलिटिकल अपोनेंट कौन हो गया? बीजेपी। ये बात अलग है कि सब कोई पर्दे के पीछे लगभग एक सा ही रहते हैं। ठीक है, तो अनगिनत पॉलिटिकल अपोनेंट को उसने मरवाया, देश से बाहर निकाला, और जेल में भी कैद करवाया। ये है उसका, और ये रिपोर्टेड है, अब कितना हुआ कितना, लेकिन ये अनुमान है ऐसा कि ऐसा हुआ। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया? अपने ही देश के जीविस को उसने क्यों ऐसा किया? क्या जरूरत थी? उन सबको साथ रखता और देश को और मजबूत बनाता। उसका जो अति एक्सट्रीम नेशनलिज्म, देश के सामने कुछ नहीं, अब व्यक्तिगत आज़ादी कुछ नहीं रहेगा, सब चीज़ देश के हवाले, जो कहना है करना होगा, हर जगह सरकार होगी, आपको देख रही होगी, खुफिया पुलिस होंगी, आपकी हर नज़र रखी जाएगी, आप किससे शादी कर रहे हैं इस पर भी नज़र रखा है, कहीं आप जीवी से तो शादी नहीं कर रहे हैं, इस पर नज़र रखी जाएगी। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं कि ये कैसे हुआ, और उसका ये जो हाइपर नेशनलिज्म था वो कैसे जर्मनी को ले डूबा, और कैसे ये चीज़ वहाँ के लोग ये समझने में असमर्थ रहे। और बाद में जो उन्हीं लोग के साथ हुआ, वो तब तक तो देर हो चुका था, क्योंकि जिन लोगों ने हिटलर को चुना था, आप देखोगे सबसे पहले वाइमर रिपब्लिक क्या है, तो ये जर्मनी का ही नाम है, जर्मन रिपब्लिक न लिख के वाइमर रिपब्लिक आ गया, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 से पहले जर्मनी में राजा का शासन था, वहाँ एक राजतंत्र था। ठीक है, किंगडम। लेकिन वर्ल्ड वार 1 में बहुत बुरी तरह से हारने के बाद सारा जो हार का ठिकरा, ऑल एवरीथिंग, कि सारा हार का जो ठिकरा है, जो जुर्माना है, जर्मनी पर थोप दिया गया। ठीक है, सारा ब्लेम, ऑल ब्लेम ऑन जर्मनी, और जर्मनी से वसूलने का प्लान किया गया। ये कब हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्साई में। वर्साई एक जगह है, वर्साई इज ए प्लेस इन जर्मनी वेयर अ ट्रीटी हैपेंड बिटवीन एलाइज विनर एलाइज पावर, जो कि यूके और फ्रांस थे उसमें मेन, और डिफीटेड एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी मेन था। जर्मनी पर सारा हार का जुर्माना थोप दिया गया, सारा 6 बिलियन या मिलियन है, एक बार देख लेना, यूरो का जुर्माना थोपा गया। और उसका जो राइनलैंड है, जो कि खनिज से भरपूर है, वो भी फ्रांस ने, पोलैंड ने, ये सब ने आपस से बांट लिया। जैसे 75% आयरन का एरिया, 26% कोल का एरिया, ये सब फ्रांस, डेनमार्क, पोलैंड आपस में इसको बांट लिए। इस बात से जर्मन की जनता बहुत सदमे में थी, और बहुत एक तो हार तो गए ही थे वर्ल्ड वार 1, ऊपर से ये सारा जुर्माना। और यही गलती हो गई किससे? ब्रिटेन से और फ्रांस से, जो कि जीते थे वर्ल्ड वार 1 में। हालांकि लड़ाई में कोई नहीं जीता, लेकिन वो जीते थे वो लड़ाई में। उन्होंने इतना ज़्यादा ये थोप दिया, इतना ज़्यादा, दे प्रेशराइज जर्मनी एंड दे डिमांडेड रिपेरेशन ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट, ऑफ अ मच मोर अमाउंट। There a mistake happened, and this mistake gave birth rise to Hitler. And when same Germany was defeated again in Second World War, the UK and France were cautious to not have a thing like Treaty of Versailles with Germany.
और यही जर्मनी जब दूसरी वर्ल्ड वार में हारा, तब यूके और फ्रांस बहुत ही कॉशियस हो गए कि नहीं, जो गलती उन्होंने जर्मनी के साथ की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुर्माना थोप दिया था, इतना ह्यूमिलिएशन, इतना बेइज्जती किया जर्मनी की जनता का और जर्मन के लोगों का और जर्मन देश का, वो ह्यूमिलिएशन यूके और फ्रांस दूसरी वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला कि किसी को कहते हैं ना कि किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही भाग जाए। किसी को इतना मत डराओ, किसी को इतना मत सताओ कि अब उसको कोई फर्क ही न पड़े, उसको सताने का अब उसके अंदर का डर ही चला गया। समझ में आ रहा है? ये हुआ था जर्मनी के साथ। आते हैं, देखते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साई में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जुर्माना वगैरह का सारा लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। तो वाइमर रिपब्लिक क्या था? तो ये डेमोक्रेसी लाने का किसके द्वारा हुआ? यूके फ्रांस के द्वारा डेमोक्रेसी लाने की बात हुई। जर्मनी में डेमोक्रेसी आएगा, ठीक है, राजा का शासन हटेगा। लेकिन आपको पता है ये एक जो ट्रीटी ऑफ वर्साई हुआ उसमें इतना सारा बेइज्जती और इतना जुर्माना सारा जर्मनी पर, ऑल थिंग ऑन जर्मनी, और साथ में डेमोक्रेसी आना। तो डेमोक्रेसी एक बुरे सपने की तरह आई जर्मन वासियों के बीच में, और डेमोक्रेसी बिल्कुल नवजात शिशु की तरह आई। अभी उसमें वो बात नहीं थी, लोग पहले से ही राजा के अधीन थे, और अभी डेमोक्रेसी नई नई बात थी। और डेमोक्रेसी, दिक्कत ये था कि डेमोक्रेसी जब जर्मनी में आई, जो वाइमर रिपब्लिक है, पार्लियामेंट बना, राइखस्टैग पार्लियामेंट, वहाँ लोगों को चुन के भेजना था। आप समझ रहे हो? डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना था, और लोग चुन के जाएंगे एमपी, और वहाँ पार्लियामेंट में बैठेंगे और वहाँ पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने सारे बेइज्जती और वर्साई की संधि के बाद ये डेमोक्रेसी आया है, इसलिए डेमोक्रेसी पर कलंक लगा। डेमोक्रेसी को एक गलत चीज से याद किया गया पूरे जर्मन में लगभग, ठीक है। तो ये है वर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, इफेक्ट्स ऑफ वार। वार का आपका जो इफेक्ट है उस पर क्या पड़ा, उसमें आपको मीडिया में ग्लोरीफाई किया जाता था कि क्या बोलो, सिपाही बनो। देखो सिपाही कितने वीर गति को प्राप्त होते हैं, सिपाही का जीवन कैसा है, मतलब वर्ल्ड वार 1 में आपको पता है कितना युद्ध हुआ, और मीडिया ने ग्लोरीफाई किया जो जर्मन सिपाही जहाँ ट्रेंचेस में लड़ते थे। लेकिन असलियत तो ये थी कि बहुत बुरी हालात में लड़ते थे, ठीक है। वहाँ मरने मारना कोई बहुत बड़ा ठीक है बात नहीं है। आप कुछ किसी को प्राण नहीं दे रहे हो, आप बल्कि जान ले रहे हो, ठीक है। आपको पता है लड़ाई हमेशा से दोनों पक्ष के लिए बुरा होता है। तो इफेक्ट ऑफ वार में यही हुआ कि जर्मन की सोसाइटी जो है डेमोक्रेसी को अपना नहीं सकी, क्योंकि डेमोक्रेसी बिल्कुल नया आइडिया था, और जर्मन की सोसाइटी को ये जो ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा वर्साई की संधि से, और डेमोक्रेसी बाहर के देशों से थोपा गया, एलाइज देशों ने थोपा। वो और भी बात है, ये जो डेमोक्रेसी की आवाज़ है कि जर्मन को लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, ये जर्मन के लोगों से नहीं आया था, जर्मन के समाज से नहीं आया था, समझ रहे हो। तो यहाँ से डेमोक्रेसी के प्रति नफरत हुई। तो जो लोग समझना चाहते हैं कि हिटलर क्यों आ गया पावर में और डिक्टेटर बन गया, दरअसल ये लोगों की ही अच्छी है, लोगों की सहायता के बिना हिटलर ऐसा नहीं कर सकता था। वह समझा कि लोगों में डेमोक्रेसी के प्रति कोई अच्छी नहीं है, सम्मान नहीं है। जबकि भारत में डेमोक्रेसी कब आई? जब हमने अंग्रेजों से लड़ा, अंग्रेजों को यहाँ से हटाया, हमारी आज़ादी की लड़ाई। तो एक शान का प्रतीक है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, कि हाँ हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और 75 साल बाद भी हम लोग डेमोक्रेसी हैं, नाम के ही सही हैं लेकिन है, ठीक है। आजकल कुछ लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि डेमोक्रेसी है भी कि नहीं है, लेकिन वो अलग मुद्दा है, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। लेकिन भारत की जो डेमोक्रेसी आई वो एक अच्छे सुबह के साथ आई, ठीक है। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन का दर्द था, लेकिन जो हुआ हमने देखा कि आज़ादी की लड़ाई के बाद वैसा कुछ आज़ादी की लड़ाई नहीं था। जर्मनी हार चुका था, उस पर भारी जुर्माना थोपा गया, उसके साथ बाहर से डेमोक्रेसी आई। आप समझ रहे हो इस बात को? इफेक्ट ऑफ वार आप समझ रहे हो? अब जुर्माना थोपा गया, जर्मनी को सारा जुर्माना देना था, कमाई तो है नहीं, फैक्ट्री बंद हो चुके हैं, ठीक है। जर्मन की टूटी हुई जनता डेमोक्रेसी जो नया पार्लियामेंट बना है उसको संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वैलिडिटी नहीं है लोगों के बीच में। एक मिनट में देखता हूँ। तो अब आप देखोगे कि इफेक्ट्स ऑफ वार, एक मिनट, हाँ, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस, अब यहीं से शुरू होता है। देखो जब भी सोसाइटी में ना जगह खाली हो जाता है, जब सोसाइटी के पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग, जो लोग लॉजिकल हैं, जो सोचते हैं,
जो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, शिक्षित वर्ग जब सामने नहीं आता है, वो पॉलिटिक्स में नहीं आता है, शासन चलाने में नहीं आता है, शासन वर्ग में अपना हाथ नहीं बटाता है, वो यह कह के बाहर रह जाता है कि पॉलिटिक्स तो कीचड़ है, पॉलिटिक्स में क्यों जाना, ये तो बहुत खराब चीज़ है। ऐसे समय में उस जगह को कोई ना कोई तानाशाह आके उस जगह को घेर लेता है, कैप्चर कर लेता है, उस सोसाइटी को जकड़ लेता है, उस पॉलिटिकल स्पेस को, उस राज्य को जकड़ लेता है। यही हुआ हिटलर में। हिटलर ने इसी तरह से जर्मनी के राज्य को अपने कब्जे में किया। कैसे हुआ ये? तो पहले से मैंने बताया कि डेमोक्रेसी के प्रति उतनी सहानुभूति नहीं थी जर्मनी की जनता के प्रति। अब उसके बाद जो जर्मनी की कई जनता थी, आपको पता है 1917 इन 1917 रेवोल्यूशन ऑफ रशियन रिवोल्यूशन हैपेंड, ठीक है, रशिया का रिवोल्यूशन हो चुका था, लेनिन वहाँ शासन में आ गया था, कम्युनिस्ट शासन में आ गए थे। अब जर्मन की जनता भी, कई जर्मन की जनता चाहती थी कि कम्युनिस्ट शासन हो। कम्युनिस्ट शासन कहाँ हो? हमारे जर्मनी में हो। लेकिन जर्मनी में उस समय क्या था? ट्रीटी वर्ल्ड वार 1 के बाद एक डेमोक्रेसी आ गई थी, वाइमर रिपब्लिक था, एक पार्लियामेंट थी उसकी। तो जो सोशलिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट थे, वो चाहते थे कि नहीं, रशियन रिवॉल्यूशन में जो कम्युनिस्ट शासन है वैसा ही कम्युनिस्ट राज आए। और जो डेमोक्रेट थे वो चाहते थे कि नहीं, डेमोक्रेसी बना रहे। और एक तीसरा वर्ग भी है, कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कैसा वर्ग है? जो कट्टर सोच वाले, जो परंपरा को मानते हैं, परंपरा के सामने किसी को आप सह नहीं सकते हैं। वो मानते हैं कि नहीं, जर्मन के साथ गलत हुआ है और ना तो हमें कम्युनिस्ट चाहिए और डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है, हमको कुछ चाहिए, तुरंत सल्यूशन चाहिए जो जर्मन के लोगों की गिरी हुई गरिमा को, द who can rise up the dignity of the fall of, who can rise up the fall of the dignity of the German people and the German country, जो देश की गरिमा को ऊंचा उठा सके। समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ चाहिए था। तो 3 तरह के लोग थे। एक जो चाहते थे जर्मनी में कि कम्युनिस्ट शासन आ जाए, किस 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 स्तर का, विच लेवल, द सेम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच वाज इन रशिया देयर वाज कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. So one group of people in Germany wants communist form of government. One form, yes, there were very few in them, but one form wanted democracy, which was there, and other, and the third one group wanted no democracy, no communist. We want another solution. So हुआ क्या कि कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक जो लोग थे, जो कैथोलिक भी इसमें आ जाते हैं, कम्युनिस्ट, डेमोक्रेटिक, कैथोलिक, ये सब आपस में लड़ते रहे इस बात के लिए। और बीच में तीसरा पार्टी कौन आ गया? हिटलर वाले, नाजी वाले आ गए और उन्होंने जर्मनी को कैप्चर कर लिया। ठीक उसी तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ और उसकी लड़ाई अफगान, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई। मराठा लोग पराजित हो गए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली यहाँ भारत पर राज करने नहीं आया था, वो बस सबक सिखाना चाहता था मराठों को। लेकिन इस पानीपत की तीसरी लड़ाई से मराठा की जो शक्ति थी बहुत कमज़ोर हुई और अब अहमद शाह अब्दाली तो मराठों को हराकर दोबारा अफगानिस्तान चला गया, लेकिन भारत में जगह खाली हो गया। और इस खाली जगह को भरने कौन आया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब अपने थी को मजबूत किया भारत में। उसने पूरे भारत को लगभग कैप्चर किया। उसके बाद आपको पता है 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, 1764 में किसकी लड़ाई हुई? बक्सर की लड़ाई हुई। लेकिन उससे पहले 1761 में क्या किसकी लड़ाई हुई? आपको पानीपत की तीसरी लड़ाई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह तय कर दिया कि अगला जो भारत पर राज करने वाले कौन होंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी होंगे, यानी ब्रिटेन वाले होंगे। अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा जीत जाते तो शायद ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन वाले भारत में इतने बड़े स्तर पर कब्जा नहीं कर पाते। मराठा रहते पूरे भारत पे, लगभग पूरे भारत पे, और वो चाहते तो ब्रिटेन को यहाँ तक नहीं आने देते। जिस ब्रिटेन ने लगभग 250 साल तक हम पर राज किया, 200 से 250 साल तक, वो ऐसा नहीं होता। लेकिन तो आप समझ रहे हो, 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरी पार्टी आ जा रही है। तो सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेट्स और कैथोलिक आपस में लड़ रहे हैं कि एक बोल रहा है कि कम्युनिस्ट होना चाहिए, कि डेमोक्रेसी, और तीसरे उधर से नाजी वाले आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो इसका एक जवाब ये भी है कि जर्मनी में क्यों कम्युनिस्ट राज नहीं आ पाया, जबकि रशिया में तो आ गया, और कार्ल मार्क्स तो जर्मनी में ही बैठा हुआ था। इसका यही कारण है कि ये दोनों आपस में ही लड़ते रहे, इनकी एनर्जी इसी में जाती गई, और तीसरा से नाजी वाले आ गए, अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है कि क्या हुआ। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, कट्टरवाद बढ़ा, राजनीतिक रूप से कट्टरवाद बढ़ा, लोगों को तुरंत सोल्यूशन चाहिए था,
एक मसीहा चाहिए था जो उनको इस समस्या से उतारे, जो इनको उबारे, उनको रोजगार दे। इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे हुआ? तो जर्मन को बहुत भारी जुर्माना देना पड़ता था। उसकी सारी खनिज की लगभग जो जगह थी वो फ्रांस और जिनके डेनमार्क के और ये पोलैंड जैसे देशों के पास चली गई। अब जर्मनी का जो गोल्ड रिजर्व था वो भी खत्म धीरे धीरे होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि आज जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक अप्रैल 1923 में $1 में 24,000 मार्क होता था और उसी साल दिसंबर में $1 में 9,88,60,000 मार्क हो गया। यानी कि जर्मनी की जो करेंसी थी मार्क, उसकी वैल्यू इतनी गिर गई। जैसे हम कहते हैं ना कि $1 में 80 रुपया है। पहले जब शुरुआत में था तो कभी 50 रुपया हुआ करता था $1 में हमारे यहाँ। अब फिर आज तो ₹1 में 82 रुपया हो गया। तो धीरे धीरे ये क्या है? रुपये का वैल्यू घटना। अब रुपये का वैल्यू घटना हमेशा गलत नहीं होता है, उससे एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलता है, वो बात अलग है। लेकिन हम देखेंगे इतना गिर जाए, इतना प्रॉब्लम हुआ कि एक सामान्य ब्रेड का एक थी पैकेट लेने के लिए भी आपको बैलगाड़ी या गाड़ी से भर के नोट ले जाना पड़ता था। ये और ये चीज़ ये तस्वीर पूरे दुनिया में जब गई तो लोगों में सहानुभूति आई कि भाई ये क्या हो रहा है। और अमेरिका ने शॉर्ट टर्म लोन देने शुरू किए जर्मनी को, और जो जुर्माने की जो थी टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसको थोड़ा रिलैक्स किया। ठीक है, लेकिन बाद में इसी अमेरिका पर आफत आ गई। बाद में इसी अमेरिका पे आफत आ गई। क्या आफत आई? 1929 में रिसेशन आ गया। रिसेशन क्या होता है? यानी कि जिसे रिसेशन होता है, जिससे 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया। जो शेयर मार्केट होता है, लोग शेयर मार्केट पर में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं ये सोचकर कि ये कंपनी आगे जाके ग्रोथ करेगी तो मेरा आज जो 100 रुपया है कल हो सकता है 120 रुपया इसका बन जाए, इसीलिए लगाते हैं ना। लेकिन रिसेशन में क्या होता है कि लोगों के पास जो लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीदते हैं क्योंकि उनके पास शायद उतना पैसा नहीं होता है। तो कंपनी फैक्ट्री भी कम उत्पादन करती है। अब फैक्ट्री कम उत्पादन करेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। अब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो जो लोग होंगे उनके पास तो कम पैसा होगा। तो ये चेन इफेक्ट हो जाता है रिसेशन में। सभी चीज़ों के जो डिमांड है वो घट जाते हैं। लोग अपने सेविंग से शेयर मार्केट सारा पैसा निकाल लेते हैं, ये जानकर कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। तो अमेरिका खुद, वही अमेरिका जो शॉर्ट टर्म लोन देके जर्मनी को इस हाइपर इन्फ्लेशन से बचा रहा था, वो अमेरिका खुद 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का धराशायी होने से वो ग्रेट डिप्रेशन आया। और अगले 3 सालों तक 1929 से 1932 तक ये क्रम लगभग चलता रहा। तो इस बीच में किसी मसीहा की खोज थी जर्मन की सोसाइटी को। जर्मन की जनता इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं कर रही थी कि अगला आने वाला शासन डिक्टेटरशिप होने वाला है या ऑटोक्रेटिक। उससे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि हमें जॉब मिले। जर्मन के युवा निराश हो चुके थे। जर्मन के कई आपको जो युवा लोग थे उस समय आपको देखेंगे गलियों में एक तख्ती लगाए हुए घूमते थे कि आई एम विलिंग टू डू एनी वर्क, मैं किसी भी काम को करने के लिए तैयार हूँ। सोचिए इतना इतना लगभग 60 लाख जर्मन युवा लगभग उस समय बेरोजगार हुए थे, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ऐसे में युवाओं में हताशा थी। और जो लोग के पास जॉब था गवर्नमेंट, या जो लोग के पास सैलरी, जो लोग थे जो सैलरीड वाले लोग थे, उनको भी ज़्यादा आसानी थी। वो भी अपने सेविंग्स का यूज़ कर रहे थे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए, खर्चे को चलाने के लिए। तो आप देख रहे हो पॉलिटिकल रूप से स्पेस खाली हो गया, इकोनॉमिक रूप से प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल। अब जर्मनी की जनता तो टूट ही चुकी है। अब वर्ल्ड वार 1 के बाद हार का सामना हुआ। ऐसे समय में कोई आएगा और उस जगह को घेर लेगा। तो यही है ये। और एक टर्म है आपको द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, ये हो गया प्रोलेटेरियनाइजेशन। प्रोलेटेरियनाइजेशन का मतलब होता है कि जो ऊपर क्लास के वर्ग हैं, जो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो सेफ हैं काफ़ी, उनको डर होना कि वो कहीं वर्किंग क्लास में न फिसल के आ जाए। ऐसा कब होता है? जब कहीं रिसेशन आता है, जब कहीं महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन के चलते सैलरी क्लास को ये डर रहता है कि, या जो भी जो अच्छे खासे जिनका आय आ रहा है, उनको डर होता है कि कहीं उनकी आमदनी इतनी ना घट जाए कि वो मजदूर हो जाए और सैलरी क्लास में चले जाए। होता है ना, आप फिल्मों में देखते हो कि कभी महल रहता था रहने के लिए। और अल्लू अर्जुन का एक मूवी है ना, उसके पिताजी के पास बहुत पैसा था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद फिर अल्लू अर्जुन को एक छोटे से घर में शिफ्ट होना पड़ता है। उसकी भतीजी को स्कूल फीस देने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये क्या हुआ? अल्लू अर्जुन का प्रोलेटेरियनाइजेशन हुआ।
यानी कि स्टेटस नीचे चल जाना, आय घट जाना, समझ में आ रहा है, और वर्किंग क्लास में चले जाना। पहले जब ऊपर थे आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, एम्प्लॉयड थे और अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, तो ये प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, आप वर्किंग क्लास में फिसल के नीचे आ जाना, ये होता है प्रोलेटेरियनाइजेशन। अब वाइमर संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रॉब्लम थी। पहला प्रॉब्लम था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। कहने का मतलब भारत में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। भारत में जो डेमोक्रेसी है ना, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। इन इंडिया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज फॉलोड। सपोज अगर मान लो कि 3 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं एक जगह से, और 100 वोट है वहाँ, और एक को भी 26 वोट मिल गया, समझ रहे हो, जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हैं एक जगह से, एक कंस्टिट्यूएंसी से इंडिया में 4, तो किसी को भी 25 से ज़्यादा वोट भी मिल गया ना, तो वहाँ का जीता हुआ विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन आपने तो सोचा नहीं कि बाकी का वोट तो उसको नहीं मिला है, बाकी का वोट तो 3 उम्मीदवार को मिला है, तो उसको जिन लोगों ने उन तीनों को वोट दिया, उनका क्या होगा? तो उनका कुछ नहीं होगा, उनको हार घोषित कर दिया जाएगा, और उनको पार्लियामेंट में कौन जाएगा? जिसको 25 से ज़्यादा वोट आ गए ना, 26 भी आ गए ना, वो पार्लियामेंट में चला जाएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये होता है फर्स्ट पास द फर्स्ट, इंडिया में ही फॉलो करता है। लेकिन जर्मनी में उस समय नहीं, 26 आया तो ठीक है, तुम जाओगे, जिसका 20 भी आया ना मान लो, उसको भी उस प्रोपोर्शन में उतने लोग भेजे जाएंगे, बाकी कंस्टिट्यूंसी को देख कर ही। प्रोपोर्शन समझ रहे हो, मतलब कोई हारा नहीं है, कोई जीता नहीं है, जिसको जितना वोट मिला है परसेंटेज का, उतने परसेंट उम्मीदवार पार्लियामेंट में जाएंगे उसके। तो इसके चलते कभी भी वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी नहीं हो पाता था, मेजोरिटी नहीं हो पाता था, यानी कोई भी सरकार बहुमत में नहीं आ पाती थी, हमेशा गठबंधन की सरकार रहती थी। ऑलवेज देर वाज गठबंधन गवर्नमेंट, ठीक है, गठबंधन की सरकार। सो तो ये प्रॉब्लम था। और आर्टिकल 48, देर वाज आर्टिकल 48 इन द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन which was about emergency, that the president can impose emergency and suspend all the civil rights. Okay, civil rights and right to freedom expression, right to press freedom, all rights will be suspended. So this article 48 was also a weakness of Weimar Republic. I mean, आर्टिकल 48 में था कि इमरजेंसी का प्रोविजन था। इनफैक्ट इंडिया में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। दिस प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी हैज बीन टेकन बाय द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये जर्मन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो आप समझ रहे हो, डिफेक्ट्स इन वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोलेटारिएशन, ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, political radicalism and economic crisis. Democracy was a new idea. Birth of Weimar Republic. So I hope next part will be uploaded soon. So thank you for watching. If you have any suggestions, you can comment down in the comment section, and like the video, share the video, and subscribe this channel. Thank you for watching.